कौन है? एक बार पूछ लीजिए बेटा, आवाज आ रही है आपको अभी? हेलो, ठीक है बेटा, बोल देना आप, जब आवाज नहीं आए ना तो ऐसे कई बार हो जाता है, ध्यान नहीं पाता है, तो आप देख लो उसे, ठीक है? एक बात इसको थोड़ा सा इसको भी बता देना आप, रात के उसमें सेपरेट जो भी जितना छोटा है। ठीक है। तो अभी आपको आवाज नहीं आ रही थी? हेलो, क्या नाम है इनका? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड ना। क्या? हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपकी क्लास में नाम मिलेगा, वो भी चेंज करना। मधुरिमा, आपको आवाज आई थी इससे पहले? पहले आ रही थी? ठीक है, अगर कहीं रह गया होगा तो बाद में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मैं दोबारा अगेन रिपीट कर दूंगी। ठीक। सो वो चेंज करना पड़ता है ना, ठीक है? वो बाद में चेंज कर लेंगे। तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं क्या कह रही थी कि एक जब प्रोजेनी जो भी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सिमिलर क्यों है? उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर क्यों है? क्योंकि डीएनए क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। अब मैं ये बात करूँ, सिमिलरिटी तो है पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। क्यों? वाई? अब वेरिएशन क्यों आता है? सिमिलर तो है, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ना। अब देखो, अब आप ये बताओ मुझे कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, ठीक है, क्या आपका डीएनए, तो यानी डीएनए कॉपी हो रही है। वो कॉपी के बाद जाता है, फिर उसकी कॉपी अगली भी जाती है, डीएनए कॉपी करता है। कॉपी कैसे होगा? यानी डीएनए आपका एक ही डीएनए, अब ये तो नहीं कि वो जो डीएनए वही डीएनए आगे जा रहा है, वो डिवाइड हो रहा है और देन उसकी कॉपी बन रही है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, ठीक है? सो डीएनए की जो कॉपी होती है ना, डीएनए कॉपी बनना, उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। मतलब ये डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, डीएनए अपना डबल होता है, इस तरह से वो ले जाता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए, मतलब 2 हेलिक्स होते हैं उसके, ठीक है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये किसका बना होता है? यानी 2 हेलिक्स है। आप ऐसे समझो कि सपोज जैसे मैं, हाँ सपोज ये 2 हेलिक्स है, ठीक है, ये 2 हेलिक्स है और ये बीच में ज्वाइंटेड है। 2 स्ट्रैंड समझ लो, हेलिक्स बाद, अभी हेलिक्स नहीं है, अब ये स्ट्रैंड है, ठीक है? समझ 2 स्ट्रैंड है, ठीक है? पैरेलल, इस एंटी पैरेलल होता है, मतलब डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है? वो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जो उसका होता है, आपका एटम का अरेंजमेंट होता है शुगर मॉलिक्यूल में, वो एंटी पैरेलल हो जाता है। तो वो आप 11th में पढ़ोगे। अभी फिलहाल ये समझो कि एंटी पैरेलल 2 आपके क्या है? एंटी पैरेलल मतलब ऐसे समझ लो, समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? एंटी पैरेलल ऐसा होता है, ठीक है? अब ये 2 स्ट्रैंड है। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के। जो आप कहते हो ना डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज है क्या? शुगर है, ठीक है? तो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। अब बीच में इसके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह का लगा रहता है आपका, उस पर ए के साथ टी, सी के साथ जी, ठीक है? इस तरह से ये सोन, ऐसे आपका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन ए के साथ हमेशा टी और सी के साथ हमेशा जी रहेगा, ठीक है? वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आप ए टी सी जी है ना, एडेनिन और आपका थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं। तो इन बेस के बीच में ना, इस पे इस स्ट्रैंड से एक बेस होगा, इस स्ट्रैंड से एक बेस होगा, ठीक है? तो यानी आपका शुगर, फॉस्फेट और ये एक बेस, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है? इन्हीं के रिपीटिशन से स्ट्रैंड बनती है। इसी के रिपीटिशन से ये स्ट्रैंड बनी, इसी के रिपीटिशन से ये स्ट्रैंड बनी। फिर दोनों के नाइट्रोजनस बेस ना जब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, यू नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जब दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा ना ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड दिखा रखे हैं, एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच हो जाएगी तो दोनों स्ट्रैंड अटैच हो गई। फिर ये अटैच होती है ना, तो इस तरह से अटैच होता है कि वो क्या होता है, सॉरी, ऐसे हो जाते हैं वो, मतलब अटैच तो हैं बट वो क्या हो जाते हैं, हेलिक्स जैसा। 3D भी दिखाऊंगी मैं आपको स्ट्रक्चर इसका, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको मैं 3D में दिखा दूंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? मतलब दोनों इस तरह से थे, दोनों अटैच हुए,
ठीक है, 2 स्टैंड थी, दोनों स्टैंड अटैच हुई, तो सीढ़ियाँ होती हैं जो राउंड राउंड ऐसे जाती हैं, देखा होगा सीढ़ियाँ, बीच में समझ लो जो उसके बीच में जो है वो आप समझ लो नाइट्रोजनस बेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो दोनों सीढ़ियाँ जब ऊपर जब राउंड कोई आपका ऐसी मतलब फ्लोर है जो जिसमें सीढ़ियाँ ऐसे राउंड राउंड जाती है ना, तो वो हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे इमेज करो, ठीक है, तो वो हेलिक्स बन जाता है। अब क्या होता है जब डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाता है ना, तो एक्चुअली इसकी कॉपी बनती है। कॉपी कैसे बनती है, इसकी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ही है, फिर तुम पढ़ ही लेंगे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेन यही है कि कॉपी होता है तो कैसे होता है, सिमिलरिटी होने के, सिमिलरिटी है तो क्यों है और एग्जैक्ट क्यों नहीं है, फिर अगर सिमिलरिटी है तो वो एग्जैक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली वो सिमिलरिटी किसकी वजह से, डीएनए कॉपी हो रहा है, यानी वही ब्लूप्रिंट आगे जा रहा है। ब्लूप्रिंट मतलब इस पे जो कोड है, सेम कोड आगे जनरेशन में जा रहा है, इसलिए वैसे ही बॉडी डिजाइन बार बार बन रहा है, लेकिन फिर भी सेम जा रहा है, फिर भी एग्जैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो रीजन, अब वो सेम कैसे जाता है, मैंने क्या कहा आपसे कि ये दोनों स्ट्रैंड ना जब कॉपी होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती हैं, और सेपरेट होके ना जैसे ये दोनों सेपरेट होंगे और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बनने लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये ठीक है, इस तरह से। तो ये नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, यानी सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं आपकी, तो डीएनए में कॉपी भी तो हुई होगी ना, तभी तो दोनों सेल में इक्वल अमाउंट गया होगा, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनने का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल सेल 2 सेल प्रोड्यूस कर रही है, नो, वो सिंगल सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको पहले डबल करूंगी, इसके मटेरियल को बिल्कुल ही वैसा ही डबल करूंगी, देन इसको हाफ करूंगी, तब जाके 2 सेल बनेंगे। तो अभी नेट हमारे पास क्या रहेगा, ओनली ये 2 सेल्स, ये बिल्कुल एक जैसी होंगी, इसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब कि मटेरियल मैंने डबल किया होगा, अगर मैं मटेरियल डबल नहीं करती तो फिर तो नेक्स्ट वाली सेल छोटी बनती ना। अगर मैं इसको ही ब्रेक कर दूं 2 पार्ट में तो क्या बिल्कुल ही सेम होगा, छोटा नहीं हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में और ब्रेक होगा तो और छोटा नहीं होता चले जाएगा। तो सेल का एक तरह से देखा जाए एग्जिस्टेंस धीरे धीरे उसमें डेंजर में आ जाएगा ना, फिर कैसे करेगी, तो वो भी तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है हमें सेल की। तो सेल पहले क्या करता है, अपना साइज ग्रो करता है जब उसको डिवाइड होना होता है, और साइज ग्रो करने का मतलब अपने अंदर का मटेरियल डबल करता है, और डीएनए को भी डबल करता है, ठीक है। तो डीएनए डबल कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, होता क्या है, जैसे ना ए सी है, यहाँ सपोज टी है, यहाँ जी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है। यहाँ पर अगर हमें एक सिंगल स्टैंड का दिया हो तो हम दूसरे स्टैंड का पता कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है कि टी के साथ ऑलवेज ए, जी के साथ ऑलवेज सी आएगा। तो ये अगर मैं दोनों स्टैंड को सेपरेट करूं तो मुझे पता है ना कि नेक्स्ट स्टैंड कैसे बनेगी ना, सेम ऐसे। सपोज अगर यहाँ ए था और इधर वाले पे फिर टी होगा, अब ए का नई स्टैंड बनेगी तो अब यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, यही तो होगा, दोनों सेम ही तो हुए, ए टी या टी ए कुछ भी कहो, सेम ही तो हुए। तो इसीलिए एग्जैक्ट कॉपी, इसलिए सिमिलरिटी आती है, क्योंकि डीएनए जब जाता है तो क्या डुप्लीकेट होकर जाता है ना, कॉपी बना के अपनी, तो कॉपी सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये तो सिमिलरिटी का रीजन है कि सिमिलर कैसे होते हैं, डीएनए कॉपी कैसे होती है। तो कैसे होती है डीएनए कॉपी, रेप्लिकेशन जब होता है डीएनए पे, यानी हर कोड आगे जा रहा है। यही आपका सेल्स जब डिवाइड होती है तो इसमें भी यही करता है। अब मैं कह रही हूँ एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, मैं कह रही हूँ सिमिलरिटी है। ऑफ स्प्रिंग में जो डीएनए जा रहा है वही लेकर जा रहा है सारे कैरेक्टर को, इसलिए बॉडी डिजाइन सिमिलर हो रहा है। अब वो बॉडी डिजाइन के कोड कहाँ पर थे, डीएनए पर। हमने डीएनए बिल्कुल ही वैसा ही भेजा है नेक्स्ट पीढ़ी में, तो बॉडी डिजाइन सेम आ रहा है, जैसा ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग जैसा ही हो रहा है। बॉडी डिजाइन तो सेम है ना, हमारे जैसे हाथ पैर है वैसे सबके हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी फिर भी नहीं है हम लोग। वो रीजन इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी इसलिए नहीं कि जब ये क्या होता है, कॉपी बन रही होती है ना, तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, देयर इज नो 100%। तो थोड़े से चांसेस होते हैं कि कहीं पे कुछ चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो चेंज ही वेरिएशन लाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, कॉपी तो हो रही है एग्जैक्ट, बट एक्यूरेसी 100% नहीं है, ठीक है। यानी डीएनए जो कॉपी की प्रोसेस है, नॉट 100% एक्यूरेसी नहीं है। सो रिजल्ट इन क्या लाता है वो, वेरिएशन। यानी कहने का मीन्स ये है, अगर डीएनए पर कोड है, हमारे डीएनए पर क्या है, कोड है, वो कोड जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं एकाध नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस आ गया तो वेरिएशन आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन कहा ना, एक्यूरेसी नहीं है, वो गलती है, वो मिस्टेक है, एक्यूरेसी नहीं हुई, वो मिस्टेक है।
अब वो मिस्टेक बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। अब सपोज इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया कि वो बिल्कुल ही कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया उसकी बॉडी डिजाइन में, कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। सपोज इतना, उसे म्यूटेशन जो बोल देते हो आप, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि जब डीएनए से कॉपी बन रही थी दूसरे जनरेशन के लिए डीएनए की, तो हो सकता है इसके बीच में चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज आ जाए, यानी वेरिएशन। तो ये ड्रास्टिक चेंज इतना है कि वो नेक्स्ट पीढ़ी की बॉडी डिजाइन क्या है में डिफरेंस आ जा रहा है और वो सर्वाइव करने के एबल नहीं हो पा रहा है, या फिर वो वेरिएशन इतना माइल्ड है कि हम सिमिलर दिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है जो उससे फर्क पड़ नहीं रहा। तो एग्जैक्टली ज़्यादातर कैसा होता है, माइल्ड होता है, वेरिएशन बहुत स्लो होता है और बहुत ही माइनर लेवल पे होता है कि हमें उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट पता चलता ही नहीं है। जैसे सपोज बालों का कलर सबका ब्लैक नहीं होता ना, पर ठीक है, तो ये वेरिएशन से ही तो आया है। किससे आया है? वेरिएशन से तो आया है। किसी का सपोज किसी का बालों का कलर बिल्कुल ब्लैक है, किसी का लाइट ब्लैक है, किसी का थोड़ा सा ब्राउनिश है, ठीक है, या ग्रेइश है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस, सिमिलरिटी है, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि रेड येलो हो गए, ऐसा नहीं हुआ ना कि रेड येलो ग्रीन, ऐसा नहीं हुआ ना। उसी कलर में थोड़ा थोड़ा सा क्या है, सिमिलरिटी है भी और वेरिएशन भी है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो माइनर लेवल पे जब होता है वेरिएशन तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बॉडी डिजाइन सेम ही रहता है, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, हाँ थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अब ये वेरिएशन अच्छा है या बुरा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हो रहा है, नेचर ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, वेरिएशन को दे रखा है, तो क्यों दे रखा है? वेरिएशन का वो क्या है, इम्पोर्टेंस? यस, वाई वेरिएशन आर इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट। अब वो वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वेरिएशन क्यों आया समझ में आया? क्योंकि डीएनए की जो कॉपी हो रही थी, ब्लूप्रिंट बन रहा था, तो वो एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो कभी कभी माइनर होता है वेरिएशन, कभी कभी मेजर हो जाता है। माइनर वेरिएशन होता है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आती है। मेजर हो जाता है वेरिएशन तो मे भी सर्वाइवल में ज़्यादा दिक्कत हो जाए, और या मे भी उससे ज़्यादा एडवांस फॉर्म बन जाए, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट फिक्स, ठीक है। लेकिन अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? सपोज कोई पॉपुलेशन है, क्या मतलब होता है पॉपुलेशन का? पॉपुलेशन मीन एक सिटी के लोग, ओनली लोग को पॉपुलेशन बोलते हैं, ओनली ह्यूमन बीइंग को ही पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ये होता है ना पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल of a particular species, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि पॉपुलेशन हम टोटल नंबर पूरे वर्ल्ड का ही नहीं बोलते हमेशा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में, अब क्या है, हल्द्वानी की पॉपुलेशन कितनी है, सिंपल, ठीक है, या फिर बोले उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है, या इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी, तो इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन। अब ये वेरिएशन जो होता है ना, अब वेरिएशन ऐसा नहीं है कि सभी में होगा और सभी में एक जैसा ही होगा, इट्स नॉट फिक्स ना। कॉपी बन रही है डीएनए की, उनके पेरेंट्स उसमें आ रही है, अब वो कॉपी सिमिलर भी हो सकती है, और मतलब सॉरी वेरिएशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं सभी में वो वेरिएशन नोटिस्ड हो, कुछ में नोटिस भी ना हो वेरिएशन, ठीक है। लाइट चली गई, ठीक है। तो वेरिएशन का मीनिंग क्या हुआ? अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई बैक्टीरिया की स्पीसीज है, अब वो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, हमारा एनवायरमेंट फिक्स है क्या? चेंज नहीं होता, होता है ना, बट ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही स्लो चेंज होता है, बहुत ही ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे, एकदम से चेंज नहीं होता कि 2-4 साल में एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, काफ़ी साल लगते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेजुअल चेंज है एनवायरनमेंट में, ग्रेजुअल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और कोई स्पीसीज चेंज ना करे अपने अंदर, तो क्या चांसेस है वो आगे तक सर्वाइव कर पाएगी? कोई चांस है? अगर सपोज काफ़ी सालों बाद, हज़ारों सालों बाद एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया और कोई स्पीसीज बिल्कुल रिजिड है, उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके बर्ड डिजाइन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो 1000 साल बाद भी उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगी? अगर वेरिएशन ना हो, मैंने कहा ना, बिल्कुल रिजिड हो जाए, उसका कोई भी मतलब चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा? मोस्ट लाइकली ये होगा ना कि वो क्या कहते हैं, आपका एक्टिंग तो जाएगी, ठीक है, वहाँ से वॉश आउट हो जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया और आप में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज के साथ अगर
स्पीसीज चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें रहना तो एनवायरमेंट में है ना, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेंगे खुद को तो हम क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये चेंज कैसे आएगा, ग्रेजुअल चेंज, तो वेरिएशन से आता है, इसे इवोल्यूशन बोलते हैं। सपोज डायनासोर्स थे, हमने देखा, आपने देखा नहीं, किसी ने देखा, क्योंकि हम तो थे ही नहीं ना तब। तो वो डायनासोर्स अभी तक सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए, इतने बड़े थे, इतने ताकतवर थे, इतने स्ट्रांग थे, क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? आप में दिमाग है तो आपके एक्सटिंक्ट नहीं हो गए कभी। दिमाग इन द सेंस क्या, दिमाग से क्या कर लेंगे, यानी उनके अंदर क्या चेंजेस नहीं हुए ना, जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस तरह से चेंजेस नहीं हुए होंगे, या तो ठीक है, या फिर सडन कुछ ऐसा हुआ होगा नेचर में, इतना ड्रास्टिक चेंज आया होगा कि तुरंत वो अडेप्ट नहीं हो पाए होंगे, ये भी हो सकता है रीजन, ठीक है। तो अगर कुछ, मैंने वो आपसे बात करी, सपोज कोई स्पीसीज है बैक्टीरिया की, कोई स्पीसीज ए है बैक्टीरिया की, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझो, और ये स्पीसीज ओनली कैन सर्वाइव ऑन द 25 डिग्री ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। ये किस पे सर्वाइव कर सकती है, 25 डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है, कोई स्पीसीज है। ओवर द टाइम काफी टाइम बाद धीरे धीरे उसके आसपास का एनवायरनमेंट बदला और टेम्परेचर हो गया कितना, 35, मतलब एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या, अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या ये स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी? ओवर द टाइम, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंजेस आते रहते, वो एनवायरनमेंट कितना, मैं टेम्परेचर का एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट, यहाँ तक पहुँच गया, तो क्या ये स्पीसीज एबल है सर्वाइव करने के, यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पर वेरिएशन कैसे हेल्प करता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर पाई सर्वाइव। अब वेरिएशन में क्या होगा, अब कोई एक इंडिविजुअल तो होगा नहीं ना स्पीसीज में, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया सेम स्पीसीज के हैं। अब क्या हो रहा होगा, उसमें भी कॉपी हो रही होगी डीएनए की, हो सकता है कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन आया हो, क्योंकि सब में नहीं आता, मैंने कहा ना सब में एक जैसा वेरिएशन नहीं आएगा, सब में अलग अलग आएगा, वो डिपेंड करता है। अब क्या कहते हैं, किसी में वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, किसी में नेगेटिव वे में भी हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में माइल्ड भी। तो वेरिएशन तो आ ही रहे हैं, बट एक सिमिलर उस पर नहीं, एग्जैक्ट नहीं है कि सब में एक जैसा आएगा। तो सपोज कुछ स्पीसीज, कुछ इंडिविजुअल्स में, तो ये बैक्टीरिया है, अब इनमें से कुछ में, इन पॉपुलेशन के कुछ में, क्योंकि वेरिएशन पॉपुलेशन में आता है ना, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टडी करोगे तो नहीं आप पता होगा कि हाँ वेरिएशन होगा ही, हर पीढ़ी में होगा, इट्स नॉट पॉसिबल ना, या वो आपका वो नहीं है। तो सपोज कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन ऐसा आया है कि वो एबल है सर्वाइव करने के हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब कुछ में नहीं आया, ठीक है, कुछ में ऐसा आया कि भाई वो और लोअर पे सर्वाइव करने के, तो एक्सटिंक्ट हो गए, यहीं पे खत्म हो गए। मैंने कहा ना वेरिएशन कैसा भी हो सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया थे सेम स्पीसीज के हैं, ये वाले जिनमें चेंज आया क्या, कि ये हायर पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जब एनवायरनमेंट बदला होगा, मतलब टेम्परेचर तेज मतलब इंक्रीज करा होगा, तो बाकी सारे तो इंक्रीज करते ही क्या हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे ना। बच कौन से गए होंगे, ये वाले, यही बच गए होंगे। अब इनकी स्पीसीज चलेगी ना आगे। तो समझ में आया वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन में जब एक वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन के चांस, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन मतलब ये कि हम ओवर द टाइम जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम खुद को अडेप्ट करके अपने अंदर जो चेंजेस आते हैं, दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, हम इवॉल्व हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्व, हम वो नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए। डेवलपमेंट अलग हुआ, इवोल्यूशन अलग हुआ। इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जब क्या कहते हैं कोई पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस कलेक्टिवली इतना हो जाते हैं कि वो एक नई स्पीसीज बन जाती है, या फिर वो उस एनवायरनमेंट पे अपने आप को सर्वाइव करने के एबल हो जाते हैं। दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। हम इवॉल्व हुए का मतलब, आपको पता है सबसे पहले अर्थ पे बैक्टीरिया आए थे। कौन आए थे, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया से ह्यूमन बीइंग बनने में अप्रॉक्स 3 to 3.5 बिलियन ईयर लगे। ये लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे 11th में ठीक है, अभी उस टॉपिक में नहीं घुसती हूँ मैं, ठीक है। कैसे, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है कि लाइफ ऐसे ओरिजिन हुई होगी, लाइफ ऐसे ओरिजिन होगी, ठीक है। तो ये क्लियर है, समझ में आया कि सिमिलरिटी किसकी वजह से है, क्योंकि डीएनए कॉपी हो रही है। वेरिएशन किस वजह से, डीएनए कॉपी जो हो रही है वो एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं हो रही है। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन पॉपुलेशन में होता है और वो इवोल्यूशन का क्या है, आधार है, बेस है। क्योंकि विदाउट वेरिएशन हम नहीं कह सकते ना कि क्या है, अब वो आपका इवॉल्व आप कैसे उसमें करोगे। मैंने कहा ना वेरिएशन तो बहुत आए होंगे, किसी में नेगेटिव आया होगा तो क्या पता पहले ही खत्म हो गया हो, ठीक है। सपोज कुछ बैक्टीरिया में ऐसा चेंज आया कि वो उससे इतने टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ऐसा उसमें हो गया वेरिएशन, तो वो तो वहीं पे मर गया होगा ना। मैंने कहा ना कि वेरिएशन नॉट
मतलब 100% श्योर कि वो पॉजिटिव वे में होगा, इसमें भी नेगेटिविटी भी। वेरिएशन है ना, वेरिएशन क्या है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन रही है, चेंजेस आ रहा है, म्यूटेशंस कहते हैं, म्यूटेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, ठीक है। तो आपका ये हुआ। अब जैसे आप लोग एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अपना अप्रोच चेंज नहीं किया होता ऑब्जेक्टिव वाला, आप सब्जेक्टिव ही रखते रहते, तो क्या एबल था इसमें से, आप तो इसमें से अलग हो जाते ना। यही तो हुआ ना, एनवायरमेंट चेंज मतलब आपका एनवायरमेंट क्या, आपका पेपर का चेंज नहीं हुआ। अगर आपने खुद को अडेप्ट नहीं किया होता, खुद के अंदर वो चेंजेस प्रैक्टिस नहीं किया आपने, क्या करने की, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखने की, तो अब आप इवॉल्व हुए, मतलब इवॉल्व इन द सेंस मतलब उसमें नहीं, पर आपने डेवलप अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, एडजस्ट किया ना, कि आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो आपने ऑब्जेक्टिव लर्न करना शुरू किया, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। तो वही चीज़ है कि एनवायरमेंट कभी भी फिक्स नहीं होता है, एनवायरमेंट ऑलवेज चेंज होता रहता है, और धीरे धीरे चेंजेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में लगता है कि बहुत ज़्यादा। अभी आप अगर 100 साल या 150 साल पहले जाओगे तो हमारे इंडिया का ही एनवायरमेंट या जो क्लाइमेट है काफ़ी चेंज हो चुका है, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हुआ है, 100-200 ईयर बैक जाओगे तो, ठीक है। सो चेंजेस हुआ है ना, तो आसपास के एनवायरमेंट जो प्लांट रहे होंगे चाहे एनिमल्स या रहे होंगे, उनमें भी चेंजेस हुए होंगे, वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो नहीं कर पाएंगे वो एक्सटिंक्ट भी होंगे, हमें नहीं पता। बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती रह रही हैं, क्यों नहीं हो पाया होगा इवोल्यूशन उनमें इतना अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है। तो इवोल्यूशन का चांसेस तभी होगा ना जब वेरिएशन आएगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी अगर बनते जाते, सोचो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, तो क्या चांस होता सर्वाइवल का, इवोल्यूशन का कोई चांस था, नो चांस, बिल्कुल 100% सेम है जैसे। तो अगर सपोज किसी में वेरिएशन नहीं आया होता फिर तो सारे ही खत्म हो गए होते, पूरी स्पीसीज खत्म हो गई होती। तो समझना कि स्पीसीज को मेंटेन रह रही है अगर स्पीसीज ओवर द टाइम, तो वेरिएशन मस्ट है, वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, वेरिएशन ही नहीं होगा तो कोई इवोल्यूशन का चांस है ही नहीं, ठीक है। तो इट्स क्लियर। डीएनए क्या है, अच्छा डीएनए, अब एक चीज बस समझ लो, डीएनए जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। होता कुछ नहीं है डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, फिर क्रोमोसोम क्या है और जीन क्या है। आपने बोला कि एक पीढ़ी से डीएनए जा रहा है, होता क्या है ना डीएनए, यू नो दैट हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी हर एक सेल के अंदर अप्रॉक्स 2 मीटर डीएनए है। कितने मीटर, 2 मीटर। और हमारी सेल का साइज क्या है, माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर के सेल में, डायमीटर वाले सेल में, उसके अंदर भी न्यूक्लियस का और छोटा होगा उसका डायमीटर, उसमें 2 मीटर डीएनए कैसे रह रहा होगा, कॉइल फॉर्म में ना, काफी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में। तो कुछ नहीं है, डीएनए जब कंडेंस होता है तो अकेले कंडेंस नहीं हो पाएगा, इसके साथ कुछ प्रोटीन आ जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, फिर डीएनए मिलता है, फिर इसके ऊपर वो कॉइलिंग होती है, कॉइल होते होते वो क्रोमोसोम का क्या लेता है, ये काफी कॉइल्ड फॉर्म में शेप ले लेता है, दिस इज, यही क्रोमोसोम है और कुछ नहीं, ठीक है। वो कंडेंस फॉर्म ही क्या है, क्रोमोसोम्स है। अब जीन क्या है, जीन बस डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी एक पर्टिकुलर कोड को कोड कर रहे हैं। सपोज आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से आया है, तो आपके पेरेंट्स की जैसे आईज या हेयर या समथिंग, दोनों पेरेंट्स के मिक्सअप ही होगा ना आपकी बॉडी में, या उनके अंदर उनके पेरेंट्स का होगा। तो यानी आपके अंदर नॉट ओनली आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के भी चले आ रहे हैं कुछ परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि आपको जो पेरेंट्स से मिला वो उनके पेरेंट्स से मिला था, उनको जो मिला था वो उनके पेरेंट्स से मिला था। तो ये सारी चीजें करके जैसा कि आपका क्या आ रहा है, आपका बॉडी डिजाइन या आपका जो फीचर है वो ऐसा आ रहा है। तो जीन क्या है, इसका मतलब आपके बालों का कलर ऐसा है, यानी इसका कोई कोड होगा, इसलिए आपके बालों का कलर ऐसा है। आपके बालों का कलर अलग है, आपका अलग है, या मेरा अलग है, आपका अलग है, तो यानी कोड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जिसका बिल्कुल सिमिलर होगा उसका कोड एक जैसा होगा। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी एक कैरेक्टर को कोड करता है, दिस इज नोन एज जीन, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन का जीन है, मतलब सीक्वेंस है, यहाँ पर आपके हेयर कलर का सीक्वेंस है, आपके आई की शेप का सीक्वेंस है, आपकी आई शेप कैसे होगी, तो ये जीन होते हैं। तो डीएनए जीन क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, डीएनए ही सब, ठीक है, क्योंकि मेन तो डीएनए ही क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। आपकी हाइट इतनी है, बस वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है, ये कोड जो है डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस प्रोटीन के फॉर्म में होता है। जैसा प्रोटीन वैसा आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी के अंदर उतना वैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो क्लियर है। सो रिप्रोडक्शन में अब पढ़ते हम असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले असेक्सुअल पढ़ते हैं।
असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल क्या हुआ? दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें दो डिफरेंट सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें ओनली वन सिंगल इंडिविजुअल से क्या होता है, नई प्रोजेनी बन जाती है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व या वन इंडिविजुअल। जैसे सपोज हाँ भी पढ़ेंगे, मतलब असेक्सुअल का मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसमें किसी दूसरे पेरेंट का रोल नहीं है, इसमें कोई भी आपका गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, कोई भी आपका फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई भी प्रोसेस नहीं है, ये सारी प्रोसेस नहीं है इसमें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो एक सिंगल पेरेंट जब अपना ऑफस्प्रिंग देगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने जैसा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब उसके जैसा ही होगा ना, उसका ऑप्शन बिल्कुल उसके जैसा ही होगा, यानी एक तरह से कह सकते हो आइडेंटिक क्लोन टाइप, ठीक है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोड जो है, ये जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर प्लांट्स लोअर एनिमल्स में होता है, ठीक है। हायर प्लांट्स और एनिमल में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, यानी मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में भी होता है पर मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर या बहुत ही सिंपल मल्टीसेलुलर में, सिंपल मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो है बट सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इनमें होता है। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवर्ड कंडीशन में होता है, जब कंडीशन उनके फेवर में होती है, उनका एनवायरनमेंट उनके फेवर में होता है, तब ये कंडीशन ये होता है, यानी कब होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन फेवर कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा फेवरेबल कंडीशन में होता है और बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट, क्लियर है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है ओनली, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर जो कैरेक्टर वही सेम जाएंगे, कोई कॉम्बिनेशन का चांस ही नहीं है क्योंकि एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। अगर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते तो दोनों के कॉम्बिनेशन आते ना, ठीक है। तो इसमें आपका फास्ट प्रोसेस है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर जैसे या कुछ मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर, और फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब इसके मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तरीके क्या है? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और आपका क्या था, स्पोर फॉर्मेशन, यस। अब देखो इस पे बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सभी में ना, ये जितने भी तरीके हैं ये सारे किसके हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके। फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, दे ऑल आर द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले फिश, मतलब ये इसमें ओनली वन इंडिविजुअल, इन सभी के लिए हमें केवल वन इंडिविजुअल चाहिए, वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल है। अब सबसे पहले बात करते हैं फिशन की। फिशन फिशन बहुत ही सिंपल वे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि एक जब इंडिविजुअल और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फिशन बहुत ही सिंपल मीनिंग है, मतलब अब ग्रोथ भी कैसे होती होगी, सेल डिवाइड होती है तभी तो ग्रोथ होती है। तो फिशन में क्या होता है कि एक सेल ब्रेक हो जाती है दो या दो से ज़्यादा सेल्स में, और हर एक सेल फिर एक नया इंडिविजुअल की तरह काम करती है।
तो इस तरह का इसमें होता है फिशन में। ये जनरली होता है यूनिसेलुलर में। किस में होता है? यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर ये सिंपल वे है जैसे सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन, क्योंकि एक ही सेल है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपके एग्जांपल योर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, लीशमैनिया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इन सब में क्या होता है? फिशन। इसमें एक सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स या मोर देन 2 पार्ट्स। तो इसके बेसिस पे ये 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी मतलब बाई, एक सेल से केवल 2 सेल बनेंगी। मल्टीपल फिशन में यस, तो बाइनरी फिशन में 1 सेल टू डिवाइड इनटू 2 सेल, एंड इसमें 1 सिंगल सेल डिवाइड इनटू मल्टीपल सेल, मोर देन 2 सेल, मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स, ठीक है। ये किस में होता है बाइनरी फिशन? जनरली ये होता है आपका अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में भी होता है। मल्टीपल फिशन होता है आपका प्लाज्मोडियम में। किस में होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? अमीबा पैरामीशियम तो पता ही सबको, प्रोटोजोन्स है। मलेरिया का पैरासाइट। यस, प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, यानी इट कॉज मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर होता है। अब अमीबा में कैसा होता है? यू नो दैट कि अमीबा कैसा है स्ट्रक्चर है? यूनिसेलुलर और फिक्स शेप नहीं है ना इसकी, फिक्स शेप नहीं है कोई भी। तो जब ये सेल डिवाइड करता है आपका तो इस तरह से होता है, ये आपका दो सेल बन गई। ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा ना, ठीक है, और फाइनली 2 सेल बन गए आपके। तो इस तरह का क्या हुआ इसमें? ये बाइनरी फिशन हुआ क्योंकि एक सिंगल सेल से क्या बन गए? 2 सेल्स। अब इसमें कोई किस प्लेन में होगा? किसी भी प्लेन में हो सकता है क्योंकि उसका कोई शेप ही नहीं है। तो आप ये कह नहीं सकते कि हॉरिजेंटल हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, यू कांट से। फिर ऐसे आपका पैरामीशियम में, पैरामीशियम में कैसे होता है? पैरामीशियम कैसा स्लीपर शेप्ड होता है? पैरामीशियम इज स्लीपर शेप्ड, ठीक है। इसलिए तो स्लीपर बोल रही हूँ, चप्पल जैसा ही है वो, ठीक है, स्लीपर शेप्ड ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड करता है? ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जनरली ये डिवाइड करता है ठीक है, ये सीलिया, ये डिवीजन, और ये 2 पैरामीशियम बन गए आपके। There is the 2 पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम में हो गया। तो अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया आपके बुक में भी एग्जांपल दिए होंगे, ठीक है। ये सब किसके हैं? यूग्लिना, ये सब किसके हैं? बाइनरी फिशन के एग्जांपल है, यानी इनकी सिंगल बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, सिंपली। तो दिस इज अ बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम होता है ना, सिंगल सेल प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है? मल्टीपल, यानी पहले ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे, इसके अंदर नंबर बढ़ते आते हैं सेल के, एक सेल से बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आपका प्लाज्मोडियम। ये सब यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है? न्यूक्लियस बना रही और बोल रहे प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियस बनाया ना मैंने, तो प्रोकैरियोटिक कैसे हो गया?
यूकैरियोटिक है, ठीक है। ऐसी बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक, उसमें भी ऐसी होता है बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया का अगर देखो तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ऐसा होता है आपका। दिस इज द बैक्टीरिया। अब इसमें देखो, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसा है, कोई कवरिंग नहीं है ना। मैंने अभी बताया था आपको, मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक है दे डोंट हैव न्यूक्लियस। दैट मीन्स न्यूक्लियस का मतलब नहीं कि एनवेलप नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसका, ठीक है। ये तो ये आपका एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया भी कैसे बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, ठीक है। इसमें भी इट्स ऑल्सो डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन, ठीक है। ये बाइनरी फिशन में बाद में इसमें फ्लैजेला डेवलप होता है, ये भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जब प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है हमारी आरबीसी को, किसको, प्लाज्मोडियम, मलेरिया में हमारी आरबीसी इन्फेक्ट होती है। हमारी आरबीसी के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम, वो ग्रो करता है कैसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मल्टीपल फिशन, पूरे आरबीसी जो फिल हो जाती है किससे, प्लाज्मोडियम से। अब देखो स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ आपको। मिनट है अभी। ये देखो अमीबा, अमीबा, यूग्लिना, दिस इज द पैरामीशियम। यूग्लिना भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसको लिंक मानते हैं बिटवीन प्लांट और एनिमल का, ठीक है। क्योंकि अगर ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और आपका लाइट नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये देखो दिस इज द अमीबा। मैंने कहा ना कोई शेप नहीं होता, देयर इज नो शेप, इधर तो कोई शेप नहीं है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, बस स्ट्रक्चर ही है इसका। ऐसे आपका दिस इज द यूग्लिना। यूग्लिना यूग्लिना में फ्लैजिला होता है आपका इस तरह से, और लेकिन जो पैरामीशियम होता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता, उसमें क्या होता है, स्लीपर से। अभी आपको डीएनए भी दिखाती हूँ। स्लीपर से ये है आपका पैरामीशियम, दिस इज सीलिया प्रेजेंट है। देख रहे इसके जो बॉडी पे क्या है, सीलिया है और पतला हो गया, हाँ प्रोटोजोन्स है, ठीक है। सो ऐसे आपका अभी प्लान एरिया भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको, और आपको इससे पहले, हाँ वो वायरस है। दिस इज द बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक। अभी बताया ना मैंने कि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है बैक्टीरिया।
दिस इज ये देखो, ये रहा इसका डीएनए, कोई कवरिंग नहीं है ना, यही बताया था मैंने कि प्रोकैरियोट में क्या होती है, कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका डीएनए है जस्ट, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, दैट मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। मतलब को इसमें अब डीएनए, ओके क्लोज। आपको क्लियर हुआ कि मतलब फ्यूजन मतलब क्या होता है कि जब बॉडी कोई सेल या बॉडी किसी के एक पार्ट से दो पार्ट में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, दे आर बाइनरी फिशन, और एक सेल से मल्टीपल सेल बन जाती है तो मल्टीपल फिशन। ठीक है, एग्जाम्पल। दूसरा क्या था हमारा, सेकंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जनरली फ्रेगमेंटेशन में है ना, ये होता है आपका मल्टी सेलुलर पर सिंपल लिविंग बीइंग में, मल्टी सेलुलर बट सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर बट सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या मीनिंग हुआ फ्रेगमेंटेशन का, इसमें क्या होता है, आपने एल्गी देखिए, एल्गी देखें, एल्गी क्या होता है, कहाँ देखा है? यस, एल्गी, एल्गी है क्या? दे आर लोअर प्लांट, सबसे लोअर प्लांट है ये एल्गी। प्लांट की अगर हम इवोल्यूशन देखेंगे ना कि प्लांट कैसे डेवलप हुए, इतने बड़े बड़े आज हम पेड़ देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले पेड़ नहीं आए थे, सबसे पहले एल्गी आए थे। प्लांट में जो हुआ आपका इवोल्यूशन, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? एल्गी से स्टार्ट हुआ। एल्गी आए, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एल्गी सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब लोअर प्लांट है। अब एल्गी में आपने एक नाम सुना होगा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा होता क्या है, आपने देखा होगा जब बरसात में कहीं भी पानी, रुका हुआ पानी होता है, तो कुछ टाइम के बाद उसमें पानी पे क्या कहते हैं, पानी भर जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो हल्का सा ग्रीन होने लगता है, और एक टाइम के बाद पूरा तालाब, पूरा पॉन्ड ही भर जाता है बिल्कुल ही ग्रीन कलर के एल्गी से, मतलब सिल्क लाइक। ठीक है, इस तरह से पूरा मतलब फिल हो जाता है, सिल्क लाइक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इसलिए इसको सिल्क एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा सिल्की एकदम स्मूथ होता है, और ये बहुत जल्दी क्या करता है, ग्रो कर लेता है। अब वो कैसे बड़ा होगा इतनी जल्दी, कुछ दिन में इतना आपने देखा बहुत ही कम था, कुछ दिन बाद देख रहे हो तो पूरा पॉन्ड फिल हो गया, तो इतनी जल्दी उसमें रिप्रोडक्शन हुआ होगा ना। तो वो जो रिप्रोडक्शन करता है एक्चुअल में स्पायरोगायरा किस तरह से होता है, इसमें ना एक सेल के, मल्टी सेलुलर है मैंने कहा ना, पर बॉडी डिजाइन सिमिलर है, वो सिंपल है। एक सेल के ऊपर एक सेल होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट की तरह होगा, बट एक सेल के ऊपर दूसरी सेल क्या होगी, अरेंज होगी। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, रिबन लाइक। ठीक है, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्या होता है आपका, ये एक सेल है, दिस इज द वन सेल, यहां से आपकी दूसरी सेल, यहां से थर्ड सेल, एक सेल के ऊपर एक सेल ऐसे अरेंज होती है, एक सेल के ऊपर एक सेल। समझ रहे फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर कैसे बनाया है इसने, कि एक सेल के ऊपर एक, जैसे एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक रखते चले जाओ, एक ब्रिक। ठीक है, तो उस ब्रिक को एक सेल, प्लीज डोंट टॉक। ठीक है, तो एक सेल के ऊपर एक सेल आपने रखा, तो ये अरेंजमेंट जो है, दिस इज नोन एज, ये सॉरी, इस अरेंजमेंट से क्या, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर इसमें बना लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये मैच्योर होगा, मैच्योर इन से जैसे ही बढ़ता जाएगा, इसके फ्रेगमेंट टूटते जाते हैं, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, और जितने फ्रेगमेंट होंगे फिर उसके ऊपर और फ्रेगमेंट और सेल्स बनती जाएंगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। और ये इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर सपोज करो इसकी सपोज एक फिलामेंट में 100 सेल्स है, तो 100 सेल अगर सेपरेट हो गई तो 100 न्यू फिर पूरा वो फिलामेंट बनाएंगे, फिर वो 100 का फिर उसने सपोज 100 ने फिर 100 बनाई, तो आप सोच सकते हो। ठीक है, फिर उसका फिर और डबल, तो बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ। मैंने कहा था ना कि एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ, और इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स उसको उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। कोई भी सेल एक सेल से दो सेल या चार सेल बना रही है, ग्रोथ हो रही है, तो कब होगा, जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होगा ना, यानी कंडीशन आपके फेवर में है। ठीक है, तो ये पानी में रहने वाले हैं, पानी बरसात में मिलता है इनको, और होता क्या, पॉन्ड वगैरह में ना जो साइड्स आपका जो
क्या कहते हैं सीवेज वाटर या इधर से जो पानी किचन वगैरह का या घरों से निकला हुआ पानी आ जाता है ना उसमें, तो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक क्या होता है सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो इनके लिए फूड का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी। तो ये हर एक सेल आपका, ये सेल जो है ये इससे डी अटैच हो जाएगा, मतलब मैचुरेशन होने पर ये टूटते जाते हैं नेचुरली, और फिर क्या होते जाते हैं नई सेल्स, नया पूरा थ्रेड बनाते जाते हैं, फिलामेंट, हर एक सेल से फिर एक नया बन जाएगा, ये फिर से डेवलप हो जाएगा इतने बड़े उसमें थ्रेड में, फिर ये सिंपल, ये भी, ठीक है, इस तरह से। तो पूरा पॉन्ड फिल हो जाता है। तो मल्टी सेलुलर में तो है, पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल नहीं है इसका। सारी सेल्स सिमिलर हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन है नहीं है। फिशन में क्या हो रहा था, अब फिशन में इसमें डिफरेंस है ना, फिशन में क्या हो रहा था कि वो सेल इंटरनली क्या कर रही थी, दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि इसका हर एक सेगमेंट या कोई भी सेगमेंट, एक सेल या दो सेल क्या हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे और वहां से वो फिर नया फिलामेंट बना देंगी। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन है। अब आते हैं थर्ड, रीजनरेशन। रीजनरेशन अब रीजनरेशन को ना हम एक तरह से कहें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या ना भी कहें। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेट करना, यानी कोई चीज थी वहां पे, वो किसी रीजन से वहां से क्या हो गया, वहां वो डैमेज हो गई, देन उसको रीजनरेट कर लिया। तो दिस इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या था, वो आपका क्या कहते हैं इंटेंशनली जब सेल मैच्योर हो रही थी, ब्रेक हो रही थी और फिर अपने नंबर बढ़ाई जा रही थी, ठीक है। वो तो एक ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, किसी रीजन से, किसी एक्सटर्नल रीजन से या प्रे वगैरह से, इसमें क्या होता है, इसमें भी मल्टी सेलुलर में ही होता है, ये भी दे आर मल्टी सेलुलर। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर उनका कोई बॉडी का पार्ट, एनी बॉडी पार्ट क्या हो जाता है, या तो डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है किसी रीजन से, कोई एक्सटर्नल रीजन है उसका, एक्सटर्नल रीजन की वजह से, तो वो बॉडी पार्ट अगेन जनरेट हो जाता है, जनरेट अगेन दैट बॉडी पार्ट। अब वही तो बता रही हूँ डिफरेंस है इसमें, जनरेट अगेन सेम बॉडी पार्ट। अब उसमें क्या कोई बॉडी पार्ट था, वो तो सेल सारी जैसी थी ना, कोई बॉडी पार्ट। इसकी बात करें तो दैट में ये थोड़ा सा मल्टी सेलुलर है, पर थोड़ा सा इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतना सिंपल नहीं है, और ये जनरली लोअर आपके एनिमल्स में होता है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन अ प्लेन एरिया। किसमें मिलता है, प्लेन एरिया में। अब क्या होता है, प्लेन एरिया आपका कुछ इस तरह से होता है, छोटा बन गया, ठीक है, ये प्लेन एरिया। अब मैंने सपोज क्या, किसी रीजन से, कोई एक्सटर्नल रीजन से, ये अपने आप जानबूझ के नहीं कर रहा रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसमें क्या हो रहे थे, सेल मैच्योर हो रहे थे, खुद ब्रेक होकर फिर अलग अलग वो अपनी ग्रोथ करे जा रहे थे फ्रेगमेंटेशन में। यहाँ पर ये खुद अपने आप को नहीं ब्रेक करेगा अलग अलग पार्ट में, किसी एक्सटर्नल रीजन से, या कोई प्रीडेटर आ गया इसको मारने, इसका कोई पार्ट डैमेज हो गया, सपोज इतना से कहीं ब्रेक हो गया या किसी तरह से कट गया, ये मतलब कोई एक्सीडेंटल, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब इसका हर एक पार्ट ना, हर एक पार्ट, पूरी बॉडी, जो बॉडी रह गई है वो बॉडी पार्ट जनरेट करेगा। लिजर्ड में अभी बता रही हूँ मैं आपको वो भी, ठीक है। अब इसका ये पार्ट सपोज है, तो अब इसका इतना ही पार्ट है ना, सपोज ये ए सेगमेंट, बी, सी और डी, 4 सेगमेंट ये कट गया, तो इसका ये वाला जो नेक्स्ट है, ये पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, इतना पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर मैं बी सेगमेंट की बात करूं, सपोज दिस इज द बी सेगमेंट, ये बी सेगमेंट है, तो इसके ऊपर का पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो समझ में आ रहा है आपको कि मतलब ओनली जो डैमेज पार्ट है वो रीजनरेट हो रहा है, ओनली जो डैमेज पार्ट वो रीजनरेट हो रहा है। तो इसलिए को इस तरह से रीजनरेशन बोलते हैं, जो पार्ट डैमेज हुआ था उसी को रीजनरेट किया ना उसने। और फ्रेगमेंटेशन में क्या था, वो बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटेंशनली आपका एक तरह मोड है रिप्रोडक्शन का, इसको कह सकते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये बाय
किसी वे से अगर सपोज को पूरी लाइफ टाइम किसी ने हार्म नहीं किया तो ये इस तरह से रिप्रोडक्शन थोड़ी करेगा। समझ में आया? अगर इसको कोई प्लानेरिया है, उसको कभी ऐसा पूरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि उसकी लाइफ बॉडी पार्ट किसी भी वजह से ब्रेक हुई हो, तो वो अपने आप इस तरह से नहीं क्रिएट करेगा। वो क्या है, एक तरीके से इंजरी को हील करने का तरीका है, अपने डैमेज को हील करने का या कंपनसेट करने का वे है रीजनरेशन। ठीक है, ये किसमें मिलता है आपका? प्लानेरिया में। दिस इज इन प्लानेरिया। ठीक है, ये है। सो क्लियर है? फ्रेगमेंटेशन अलग हुआ और रीजनरेशन अलग हुआ। अब फ्रेगमेंटेशन जो है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता, मतलब मल्टी सेलुलर मतलब सब में नहीं हो सकता। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए और हम बिल्कुल ऐसे बना लेंगे, नहीं। तो रीजन इसमें मैंने कहा ना हाईएस्ट पावर, इसमें सबसे ज़्यादा पावर है, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकता है, कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा। लेकिन लिजर्ड में क्या होता है, वो ओनली अपने टेल को रीजनरेट कर सकती है। अब उसके पैर काट दोगे तो पैर रीजनरेट नहीं होगा, ठीक है, या उसकी गर्दन काट दोगे तो उसकी गर्दन रीजनरेट नहीं होगी। ये सब में एबिलिटी अलग अलग है। ओनली प्लानेरिया में ऐसी एबिलिटी है जो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को क्या कर सकता है, वो रीजनरेट कर सकता है। बाकी सब में ये नहीं है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ एनिमल्स हैं जो कुछ हद तक अपने चीज को क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो वो भी नहीं है, कोई पार्ट कट गया तो कट गया, रीजनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज है। थर्ड टाइप, सॉरी फोर्थ टाइप, बडिंग। हाँ, रिवर में पावर है। मैंने कहा ना अपनी बॉडी, रिवर में है आपकी पावर कि वो रीजनरेट हो जाता है रिवर की सेल में, लीवर की सेल में, सॉरी। अब देखो बडिंग में क्या हुआ। बडिंग मतलब कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ किसी के मतलब ये भी लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, लोअर एनिमल्स में या फंगस में होता है। जैसे आपका ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ फंगाई। और हाइड्रा प्लांट है, एनिमल है, निडेरिया का। इसलिए कहा था 9th नहीं पढ़ के आओ ना आप, वो जो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन, तो दोबारा पढ़ लेना। हाइड्रा निडेरिया का एनिमल है, निडेरिया में आता है, एनिमल है। ठीक है, और ईस्ट क्या है? फंगस है। दिस इज द फंगस। अब हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा आपका ये, अब आपको उसमें ऐसे बना रखा है ना ग्रीन कलर से, तो वो लगता होगा प्लांट ही है वो, फिर है ना। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जिससे खाना पकड़ता है। अब मैंने क्या कहा कि बडिंग में क्या होता है कि बॉडी के किसी पार्ट से एक छोटी सी सेल क्या होती है, आउटग्रोथ, सेल की आउटग्रोथ निकलती है, और वो आउटग्रोथ फिर क्या करती है, पूरा इंडिविजुअल थोड़ा सा बना देती है, फिर उससे डीअटैच हो जाती है और फिर वो मैच्योर हो जाती है। दैट मीन्स कहने का मीनिंग है, सपोज इसके यहाँ से बर्ड जैसा स्ट्रक्चर निकलने लगा आपका, ठीक है, सपोज दिस इज द बर्ड जैसा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये आउटग्रोथ बढ़ेगी और ये क्या बना लेगी, हाइड्रा, छोटा हाइड्रा, ठीक है, छोटा हाइड्रा बना लेगी, और फिर ये पार्ट उसकी बॉडी से डीअटैच हो जाएगा और फिर से ये नया हाइड्रा बन जाएगा, यानी फिर से ये आपका एक हाइड्रा बन जाएगा, मैच्योर फॉर्म। ठीक है, ये मैच्योर फॉर्म बन गई आपकी। तो ये आउटग्रोथ, जो इसी को क्या बोलते हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे आपका ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होगा, ये यहां से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगे यहाँ से, और ये सारी बर्ड क्या हो जाएंगी, फिर डीअटैच होके ये हर एक बर्ड फिर से क्या बना लेगी, नया इंडिविजुअल बना लेगी आपका, न्यू ईस्ट, ठीक है, बना लेंगे। तो दिस इज द नोन एज बर्डिंग। यानी बर्डिंग क्या है, सेल का आउटग्रोथ निकलना और फिर आउटग्रोथ से नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, और जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है फिर बॉडी पार्ट से डीअटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और फिर बड़ा हो जाता है, मतलब मैच्योर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रोडक्शन
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो रहा है आपका बर्डिंग हो रही है. नेक्स्ट, यस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नोट्स आपको मिल जाएंगे. हाँ, उसको बस आपका नोट्स बना दिए, कल मिल जाएंगे आपको पूरे चैप्टर के. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या मतलब है? वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव मीन्स, टाइम कितना है? टाइम ओवर हो गया. क्या होता है? सब्जी. वेजिटेबल नहीं बोला मैंने, वेजिटेटिव पार्ट. प्लांट्स में अगर बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली प्लांट में होता है. ठीक है, ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है. प्लांट्स के ना दो पार्ट. अब जब प्लांट आप लगाते हो इनिशियल में, तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट होता है, स्टेम और लीफ. क्या आप जो छोटा सा प्लांट होता है उसमें क्या फ्लावर साथ में आता है? फ्लावर बहुत बाद में आता है ना, क्योंकि फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट. उस प्लांट का सेक्सुअल पार्ट क्या है? फ्लावर है. ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट क्या हुआ? वेजिटेटिव पार्ट में आपके आ जाते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं. और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या, जिसमें सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से हम नया प्लांट बना लें. तो दिस काइंड ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, तो ये वाले पढ़े. रूट से, जैसे एग्जांपल बताओ मुझे, कोई स्टेम से आप प्लांट बनाते हो, रोज का लगाते हो, कटिंग लगाते हो. लीफ का बताओ, ब्रायोफाइलम. ठीक है, सॉरी ब्रायोफिलम, ब्रायोफाइलम नहीं, ब्रायोफिलम. तो ब्रायोफिलम में उसकी क्या होती है? लीफ से हो जाता है. कुछ के रूट्स, जैसे आपका जिंजर होता है, जिंजर स्टेम है या रूट? स्टेम है या रूट? स्वीट पोटैटो रूट है ना, और पोटैटो स्टेम है. तो स्वीट पोटैटो को ना उसके रूट, तो हम रूट से भी लगा लेते हैं. मतलब कुछ ऐसे प्लांट है जिनके रूट से नया प्लांट हम बना सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जिनके स्टेम से हम नया प्लांट बना सकते हैं, और कुछ के लीफ से. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 3 तरह से हम कर सकते हैं, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ. तो उसको कल एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, 11:30 मेरी. कल का टाइमिंग शाम को बताऊंगी मैं. ठीक है, थैंक यू. इतना पढ़ के आइएगा. हाँ, पूरा.